ये कहानी है एक ऐसे डॉग की जो रईसों के घर में पला बढ़ा। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद उसको स्लेज डॉग बनना पड़ा। स्लेज मीन्स बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी। ये कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि ये वाकया उस समय का है जब कनाडा के यूकोन में येलो मेटल यानी कि गोल्ड मिलने की खबरें चर्चा में थी। बहुत सारे लोगों ने अपना लक आजमाने के लिए आर्टिक का रुख कर लिया था, जिसमें इन लोगों को बड़े डॉग्स की जरूरत थी जो कि इनका स्लेज खींच सके, यानी कि बिना पहियों वाली गाड़ी जो कि बर्फ पर चलती है। और अब हम अपनी मूवी के नायक को देखते हैं जिसका नाम बक है। बक सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कोली का मिक्स ब्रीड है और ये कैलिफोर्निया में अपने मालिक जज मिलर के साथ रहता है। यहाँ उसके मालिक की वजह से सभी लोग उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। बक यहाँ की गलियों में बेरोक टोक बेधड़क राजा की तरह घूमता है और जो मन में आए वो करता है। जब बक राजा की तरह घूम रहा था तब जज मिलर के गार्डनर यानी कि माली की नजर उस पर पड़ जाती है। उसके मन में लालच उठता है जिसके उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और हमें पता चलता है कि ऐसे डॉग्स की जरूरत बहुत ज्यादा है जो कि इंसानों का भारी भरकम स्लेज खींच सके। अब हम देखते हैं कि बक अपनी मेड के साथ घर वापस आ गया है। वो उसको बोलती है कि जाकर बच्चों को उठा दो और वो बड़े ही अजीब तरीके से बच्चों को उठाता है। ऐसे तरीके से बच्चे उठने की बजाय उठ ही जाएं। यहाँ हमें अंदाजा होता है कि बक का शरीर इतना बड़ा है कि जब वो घर में दौड़ता है तो पूरा घर हिलने लगता है और घर हिलने की वजह से किचन में काम कर रहे बावर्ची समझ जाते हैं कि बक इसी तरफ आ रहा है। उसके आते ही खाने का सारा सामान छिपा दिया जाता है। इसके बाद जज मिलर बक को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो इतनी सारी शरारतें जो करता है। और अब यहाँ बक एक रैबिट को देकर उसका पीछा करने लगता है, परंतु वो उसको पकड़ने में सफल नहीं हो पाता। आज जज मिलर का बर्थडे है। इसी खुशी में आज बहुत सारा खाना बना है और बहुत सारे मेहमान भी आए हैं। तभी बक बाहर खाने से सजी टेबल के पास पहुँच जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बक अपने मुंह में लेग पीस लेकर फोटो खिंचाने पहुँच जाता है। जज जब टेबल को देखता है तो वो पाता है कि बक ने पूरी टेबल को तहस नहस कर दिया है। जज बक से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे सजा के तौर पर घर से बाहर रखता है। रात में जब बिजली कड़कती है तो बक डर जाता है। फिर दूर से उसे माली की आवाज सुनाई देती है, यानी कि गार्डनर की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपने पास बुलाता है। माली वहाँ पर खड़ी एक बग्गी में बिस्किट डालता है। बक हिचकिचाता हुआ उस बग्गी में चढ़ जाता है। तभी माली और एक दूसरा आदमी उस बग्गी का दरवाजा बंद कर देते हैं। बक देखता है कि माली ने उस दूसरे आदमी से कुछ पैसे लिए हैं, जिसका मतलब है कि माली ने बक को अब बेच दिया है और अब उस बॉक्स को जिसके अंदर बक बंद है ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कुछ समय बाद जब उसको भूख लगती है तो उसकी आंखें खुलती हैं। एक आदमी हाथ में डंडा लिए उसके बॉक्स को खोलता है। बक उस पर हमला कर देता है और वो आदमी उसे कानून सिखाने के चक्कर में बहुत जोर से मारता है। इसके बाद ये लोग बक को यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जैसे और भी बहुत सारे डॉग्स हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें भी कहीं न कहीं से चुराया गया है, परंतु बक ने ठान रखा था कि उसे हार नहीं माननी है और वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। बाहर आता है तो देखता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जो कि एक जहाज है और यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकता था। अब ये जहाज यूकोन के द्वार पर पहुंच चुका है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गोल्ड की खोज में आते हैं। बक के लिए ये जगह पूरी तरह से अनजान थी। तभी उसका पैर बर्फ पर पड़ता है। उसने इससे पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बर्फ पर ऐसे चलता है जैसे कि इसके पैरों में मेहंदी लगी है। तभी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है। उसने स्नोफॉल भी इससे पहले कभी नहीं देखी थी और वो अपनी जीभ निकाल कर खड़ा हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है और अपनी रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम जॉन थ्रॉन्टन को देखते हैं जो कि एक बुजुर्ग है और अपना मकान बेचकर यहाँ से जा रहे हैं। तभी बक इनसे टकरा जाता है जिससे उस बुजुर्ग का हारमोनिका गिर जाता है, जिसे बक लौटाने आता है। जॉन बक को थैंक यू बोलता है और जहाज में चढ़ जाता है।
तभी वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है जिसकी रस्सी बक छुड़ाकर भागा था। अब बक को बेचने के लिए एक बाड़े में रखा जाता है जहाँ पर अलग अलग ब्रीड के बहुत सारे डॉग्स हैं। कुछ समय बाद एक पैरोल्ट नाम का काला आदमी वहाँ आता है और बक को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। पैरोल्ट मेल डिलीवर करने का काम करता है, यानी कि घर घर जाकर चिट्ठियाँ पहुँचाता है। इन चिट्ठियों को पहुँचाने के लिए उसे डॉग की जरूरत थी और अब वो जाकर अपनी असिस्टेंट से मिलता है जो कि चाइनीज माल है। चाइनीज कहती है कि हमें 2 डॉग्स की जरूरत थी, तुम सिर्फ एक ही लाए हो। पैरोल्ट कहता है फिर क्या हुआ, ये बड़ा है, इससे हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद पैरोल्ट बक को बाकी डॉग से मिलवाता है जो कि स्लेज खींचने में उसकी हेल्प करते हैं। इन डॉग्स का हेड होता है स्पिट्स, जो कि एक हस्की ब्रीड है और ये काफी गुस्सैल और अपने बारे में सोचने वाले डॉग्स में से एक है इस मूवी के अनुसार। इसके बाद पैरोल्ट एक मैप दिखाता है जहां उन्हें जाना था और अब बक के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और लाइन की आखिर में उसे बांध दिया जाता है। बक ने इससे पहले कभी स्लेज नहीं खींचा था, इसीलिए उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था कि स्लेज किस प्रकार खींचा जाता है। बक का दूसरे डॉग्स की रफ्तार के साथ तालमेल न होने के कारण वो बार बार गिर जाता है। फिर भी पैरोल्ट अपने स्लेज को नहीं रोकता क्योंकि वो चाहता है कि बक कतार में चलना सीखे और किस तरह से स्लेज खींचा जाता है ये सीखे, और ये गलती पैरोल्ट पर भारी पड़ती है। बक को तजुर्बा न होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से सारे डॉग्स और स्लेज बर्फ की ढलान में गिर जाते हैं। अब ये एक और कोशिश करते हैं। रात हो रही होती है, इसीलिए सारे डॉग्स भी थक जाते हैं और ये लोग यहीं पर कैंप लगा लेते हैं। पैरोल्ट चाइनीज माल के साथ कैंप में सोने चला जाता है और रात को हमारे बेचारे बक को ठंड लगती है तो वो कैंप में जाता है और चाइनीज माल को धक्का देकर कैंप से बाहर निकाल देता है और खुद पैरोल्ट के साथ कैंप में सो जाता है। अभी बक को कैंप में आए हुए कुछ ही देर होती है कि चाइनीज माल की आंख खुल जाती है और वो बक को कैंप से भगा देती है। तभी बक को बाहर अंधेरे में एक विशालकाय भेड़िया दिखता है, जिससे डरकर बक पीछे हटने लगता है और वहीं पर सो रहे एक डॉग से टकरा जाता है। जिसके बाद वो भेड़िए की तरफ फिर से देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अगली सुबह ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बक को जमी हुई झील पर चलना नहीं आता, इसीलिए वो बुरी तरह से फिसल रहा है। हालांकि उसने बर्फ पर चलना सीख लिया है, लेकिन उसको जमी हुई झील पर चलना नहीं आता क्योंकि इसकी सतह बहुत ज्यादा चिकनी होती है। हम देखते हैं कि ये लोग मेल डिलीवर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और अब रात होती है। खाने में इन सभी डॉग्स को फिश मिलती है। हम देखते हैं कि स्पिट्स, जो कि इन डॉग्स का लीडर है, वो एक डॉग्स की फिश छीन लेता है। बक ये अत्याचार होते हुए देखता है और अपनी फिश उस डॉग को दे देता है। सारे डॉग्स बक की तरफ हैरानी की नज़र से देखते हैं और ये पहला पॉइंट होता है कि उसने इन डॉग्स के सामने अपनी इज्जत बनाई है। और अगली सुबह ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं और एक सीन में हम देखते हैं कि इनका अकड़ू लीडर स्पिट्स पानी पी रहा है और दूसरा डॉग यहाँ पर पानी पीने के लिए आता है तो वो उसको गुर्रा कर वहाँ से डरा कर भगा देता है। बक ये अत्याचार होते हुए नहीं देख पाता और वो दूसरी जगह जाकर बर्फ तोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी मिलजुल कर पानी पीते हैं। और ये दूसरा पॉइंट है कि उसने इन डॉग्स के सामने अपने आप को लीडर साबित किया है। इस खड़ूस लीडर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इनको भस्म कर देने वाली आंखों से देखता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बक ने अब अच्छी तरह से बर्फ में आगे बढ़ना सीख लिया है और ये लोग बड़ी तेजी से मेल डिलीवर करते हैं। बक को अब इस काम में मजा आने लगा है और उसका अपने आप पर आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि बर्फ पतली होने के कारण चाइनीज माल आगे बढ़ती है, ये जांचने के लिए क्या ये हमारा वजन झेल सकती है। बर्फ क्रैक हो जाती है और चाइनीज माल अंदर पानी में। तभी बक अपनी जान का जोखिम लेते हुए उस चाइनीज माल को बचाने के लिए पानी में जंप कर जाता है। ये दोनों बर्फ के अंदर पानी में बहने लगते हैं और तभी बक को वही विशालकाय काला भेड़िया दिखाई देता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बर्फ तोड़कर चाइनीज माल को बचा लेता है और अपना कालिया उसे गले से लगा लेता है और वो खड़ूस लीडर इसको नफरत भरी निगाहों से देखता है। उसी रात को बक को एक रैबिट नजर आता है और वो उसका पीछा करता है। इस बार वो उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है, पर वो उसको मारता नहीं है, वो उसके साथ बस खेल रहा था और उसे छोड़ देता है। तभी इनका अकड़ू खड़ूस लीडर स्पिट्स वहाँ आता है
और उस खरगोश को मार देता है। इसके बाद वो बक पर भी हमला करता है और उसको बुरी तरह से मारता है। उसको गर्दन से पकड़कर बार बार इधर उधर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से बक बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर बाकी डॉग्स बक का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्पिट्स उनकी तरफ हमला करने के लिए जाता है और तभी बक को होश आ जाता है। तभी बक को वो विशालकाय काला भेड़िया दिखाई देता है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। और अब स्पिट्स बक की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। बक उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछालकर धरती में देकर मारता है। इसके बाद स्पिट्स, इनका अकड़ू खड़ूस लीडर, अपनी हार स्वीकार कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह पैरोल्ट स्पिट्स को आवाज लगाता है, लेकिन वो नहीं आता। बक गाड़ी खींचने के लिए आगे आता है, लेकिन पैरोल्ट दूसरे डॉग को चूज करता है क्योंकि वो उससे पुराना है, उसको बक से ज्यादा तजुर्बा है। ये डॉग फ्रंट रो पर नहीं आना चाहता। इसके बाद पैरोल्ट समझ जाता है कि इन सभी डॉग्स के बीच में चल क्या रहा है। ये सभी डॉग्स मिलकर बक को अपना लीडर चुनना चाहते हैं और पैरोल्ट बक की ताजपोशी करता है, यानी कि उसको ताज पहनाता है, जो कि गले का पट्टा है। इसके बाद ये पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ये लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी हिमस्खलन होने लगता है, यानी कि एवलांच आ जाता है। ये देखकर पैरोल्ट बक को लेफ्ट जाने के लिए बोलता है, परंतु बक पैरोल्ट की एक नहीं सुनता और तभी उसको उसकी शक्ति का दाता यानी कि वो काला भेड़िया दिखाई देता है, जो कि एक गुफा के मुहाने पर खड़ा है। बक उसी दिशा में मुड़ जाता है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर पैरोल्ट की फटके हाथ में आ जाती है। हम देखते हैं कि गुफा के अंदर बक बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि वो अपने साथियों को एवलांच से बचा सके। इसके बाद पैरोल्ट बक की सही रफ्तार और उसकी समझदारी की वजह से टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। सभी लोग अपनी चिट्ठियां पाकर काफी खुश होते हैं। बक जब उन्हें चिट्ठियां पढ़ते हुए देखता है तो उसको फील होता है कि उसने अच्छा काम किया है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और बक वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि जॉन चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया था। बक उनके हाथ से चिट्ठी लेता है और पैरोल्ट को थमा देता है। इसके बाद जॉन बक को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम याद हो। जाहिर है कि बक को भी जॉन अच्छी तरह से याद है। इसके बाद पैरोल्ट जब अपने शहर वापस पहुंचता है तो उसे एक सरकारी खत मिलता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि सारे डॉग्स को बेचकर क्यूबेक वापस आ जाओ, क्योंकि अब घर घर जाकर चिट्ठियां पहुंचाने का तरीका पुराना हो गया था। अब सभी लोग टेलीग्राम का यूज करने लगे थे। हम देखते हैं कि पैरोल्ट और वो चाइनीज माल सारे डॉग्स को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एक हल नाम का आदमी, जो कि सोने की तलाश में था, वो इन सारे डॉग्स को खरीद लेता है। परंतु स्लेज पर ज्यादा सामान होने के कारण, यानी कि स्लेज ज्यादा भारी होने के कारण डॉग्स उसको खींच नहीं पाते। और तभी हल का एक साथी बक को वहाँ मारने के लिए आता है, लेकिन तभी जॉन सामने आ जाते हैं और उसको रोकते हुए कहते हैं कि अभी उस तरफ जाना ठीक नहीं, क्योंकि बर्फ पिघल रही है और इसकी वजह से सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। परंतु हल जॉन की एक नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। वजन ज़्यादा और लगातार चलने के कारण बक रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। हल बक को लात मारकर उठाने की कोशिश करता है और अपनी गन निकाल लेता है, और इससे पहले कि वो शूट करता तभी यहाँ पर जॉन आ जाते हैं। वो बक को आज़ाद करते हैं और कहते हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। लेकिन हल उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बाकी डॉग्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जॉन बक को लेकर अपने घर आ जाते हैं। बक 2 दिनों तक बेहोश रहता है और होश आने पर जॉन बक को बताता है कि तुम्हारे साथी जा चुके हैं, तुम उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक बार में जाता है और अपने लिए एक बोतल खरीदता है, और तभी यहाँ पर हल आ जाता है और वो जॉन को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से वो सारे डॉग्स मारे गए, क्योंकि तुमने लीड डॉग को मुझसे छीन लिया था। और तभी बक हल पर हमला कर देता है। तभी 2-4 लोग मिलकर हल को बक से छुड़ाते हैं। एक आदमी इन दोनों का फैसला कराने के लिए आगे आता है और वो हल को उठाकर वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन बक को यूकोन का मैप दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा एडवेंचर कहानियाँ पढ़ा करता था, और कहता है कि वो यूकोन से आने वाली खबरों के पीछे पागल था।
यूकोन वही जगह है जहाँ पर लोग गोल्ड की तलाश में जाते हैं। जॉन कहते हैं कि मेरा बेटा गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं था, वो माउंटेन्स में इंटरेस्टेड था, और बताते हैं कि एक दिन जब वो मैप देख रहा था तो उसने एक लाइन ड्रॉ की जो कि मैप के बाहर से होकर जा रही थी, और बोलता है कि मैप के अनुसार तो सभी लोग चलते हैं, हम लोग ऑफ द मैप चलेंगे। इसके बाद ये दोनों एक बोट लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग अपने 2 दिन का सफर इसी तरह बोट से तय करते हैं। हम देखते हैं कि नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन बक को इसमें काफी मजा आ रहा होता है, और जब ये नदी के तेज बहाव से निकलते हैं तब इनकी बोट में छेद हो जाते हैं और इनको बोट यहीं छोड़नी पड़ती है। ये अपने आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं। दूसरी तरफ हम हल को देखते हैं जो कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जॉन के घर पर उसको मारने के लिए गया है। वहाँ पर उसको यूकोन का मैप दिखता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों कहाँ पर गए हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। जॉन अपने लिए वहां पर एक खाली पड़ा घर खोज लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। अब जॉन यहाँ की साफ सफाई शुरू करता है और बेकार सामान को यहाँ से बाहर फेंक देता है। अब रात हो गई है और इनको भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर बक डर जाता है। जॉन उसको तसल्ली देता है, जिसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन नदी में नहाते हुए जॉन को एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो खुश होता है और अब दोनों मिलकर नदी से गोल्ड ढूंढने में लग जाते हैं। तभी बक को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है। जॉन बक से कहता है कि जाओ और जाकर देखो वहाँ क्या है, और जब वो उस सफेद भेड़िए का पीछा कर रहा था तभी एक भालू उसका रास्ता रोकता है, जिसे देखकर बक डर जाता है और अपना रास्ता बदलकर वहाँ से आगे बढ़ता है। जंगल की गहराइयों में जाने के बाद वो उस सफेद भेड़िए से मिलता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ पर झपट्टा मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब पता नहीं ये मेल है या फीमेल है। इसके बाद बक जॉन के पास वापस आ जाता है। अब एक दिन सफेद भेड़िया और उसका झुंड शिकार कर रहे थे। बक वहीं दूर पत्थर पर बैठकर उन्हें देख रहा था। तभी एक भेड़िया पानी में गिर जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण वो उसके साथ बहता हुआ चला जाता है और एक पेड़ के तने में जाकर अटक जाता है। ये सब देखकर बक वहाँ आता है, अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके उस भेड़िए को बचा लेता है। ये सब देखकर बाकी भेड़िए उसे अपना दोस्त बना लेते हैं और वो अपना ज्यादातर वक्त अब उन्हीं के साथ बिताने लगता है। उसके जाने से जॉन को अकेलापन घेर लेता है, पर रात होते ही बक हमेशा जॉन के पास वापस आ जाता है। बक अपने नए दोस्तों के साथ शिकार पर जाता और शिकार का एक हिस्सा जॉन को लाकर देता। अगले दिन हम देखते हैं कि सफेद भेड़िया बक को लेने आती है। जॉन उसे जाने के लिए कहता है। जॉन बक का पीछा करता है और देखता है कि बक और बाकी भेड़िए अच्छे दोस्त बन गए थे। जॉन उसके लिए काफी खुश होता है और उसे लगता है कि अब उसको उसका परिवार मिल गया है। अब उसको भी अपने परिवार की याद आने लगी है। उसको लगता है कि उसे भी अब अपने परिवार के पास जाना चाहिए और वो वापस जाने का मन बना लेता है और इकट्ठे किए हुए सोने के बड़े टुकड़े वापस नदी में फेंक देता है। बाकी के टुकड़े वो वापस अपनी जेब में रख लेता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। जॉन बक से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, तुम यहीं पर रहो, मैं कल अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। और ये सब सुनकर बक काफी दुखी हो जाता है। अब बक यहाँ से चला जाता है और जाकर उस सफेद भेड़िए से मिलता है। अब रात हो गई होती है और जॉन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। इसके बाद उसको बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर चेक करने जाता है। उसको वहाँ कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो पलटता है उस पर कोई गोली चला देता है, जिससे लालटेन जो उसके हाथ में था वो गिर जाता है और झोपड़े में आग लग जाती है। हम देखते हैं कि ये हल है जो उससे बदला लेने के लिए आया था। इन दोनों में फाइट होती है और इस फाइट के दौरान हल जॉन को शूट कर देता है। हल जॉन से पूछता है कि बताओ सोना कहाँ है। हल के पूछने पर जॉन उसको सोना दे देता है और कहता है कि ये सब जगह है। हल उस सोने को देखकर चकाचौंध हो जाता है और जॉन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बक आ जाता है। वो उसे जोर से धक्का देकर आग में धकेल देता है। इससे हल की मौत हो जाती है। अब बक जॉन के पास जाता है। जॉन घायल होता है। बक उसको उसकी डायरी ला कर देता है।
बक मरते हुए जॉन को सहारा देता है। जॉन कहता है कि यू आर होम, यानी कि तुम अब अपने घर हो, और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बक बहुत उदास हो जाता है। सफेद भेड़िया वहाँ आती है और उसे दिलासा देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त बक पीछे मुड़कर देखता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बक और उस सफेद भेड़िए के 2 बच्चे हैं और अब ये एक फैमिली है। बक अब इन भेड़ियों का लीडर है और वो अब इस भालू से भी नहीं डरता। इसके बाद वो बाकी भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार करता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सर्वाइवल मूवीज पसंद है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें।